ये लास्ट वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिक्स की, जो कि वीडियो नंबर 6 है। इसको मिला के टोटल 7 वीडियोस हो चुके हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिक्स की। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा एससी मेहरोत्रा बुक से क्वेश्चंस, ठीक। उसको देखने से पहले, उन क्वेश्चंस को करने से पहले आप इन सातों वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोविडेंट फंड का और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक। उससे पहले जरा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? वेलफेयर स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। प्रोविडेंट फंड एक वेलफेयर स्कीम होता है जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं कि ए जो है, आप सपोज करो, देखो सी एक कंपनी है, ठीक। ए इस कंपनी के ओनर हैं और जो बी हैं वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ वर्कर या एज अ मैनेजर, कुछ भी। तो ए इस कंपनी के ओनर हैं और बी को जॉब दे रहे हैं, इसलिए ये ए जो हो गए, ये हो गए एम्प्लॉयर, जॉब देने वाला, ठीक है, नौकरी देने वाला। और बी क्या है? बी एक एम्प्लॉय है। क्यों? क्योंकि बी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक। तो प्रोविडेंट फंड इज अ वेलफेयर स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड पॉइंट, सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एवरी मंथ। भाई देखो, जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना, कभी भी आपके जैसे पेरेंट्स का भी जो सैलरी स्लिप होगा उसको देखना, तो भाई कुछ परसेंटेज सैलरी का कट के मिलता है आपके पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि कुछ फिक्स पोर्शन जो होता है ना, वो प्रोविडेंट फंड में जाता है ताकि वो बाद में काम आ सके, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट टू प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय। भाई देखो, ये जो पीएफ अकाउंट होगा, ये होगा किसका? एम्प्लॉय का। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्टेन अमाउंट जो होता है सैलरी का, वो जाता है किसमें? पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉय के। उसी पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का मालिक भी, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट भी उसी पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में भी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय भी करती है और एम्प्लॉयर भी करता है उसमें, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर क्या ही काम कर रही है ना वो, तो एम्प्लॉयर उसमें नहीं कंट्रीब्यूट करेगा तो ये वेलफेयर स्कीम कैसा? समझ रहे हो ना बात को। दीज अमाउंट आर डिपॉजिटेड, इन्वेस्टेड। तो ये अमाउंट को कहीं डिपॉजिट या फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट अर्न ऑन दीज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो 110% वहां से इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो भी इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट पे आएगा ना, वो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट दिस अमाउंट इज गिवन टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय दे दिया जाता है, ठीक। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड: रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसपे कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, ठीक। इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर दिया हो इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन में, तो कंप्लीटली इग्नोर कर देना। इन दोनों का कोई ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं करना है। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें एक दो में करना है, तो वो बाद में हम देखेंगे। अभी मेनली हम ये पढ़ रहे हैं कि सैलरी में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दिया है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का भी ट्रीटमेंट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, लेकिन कब? केवल रिटायरमेंट के वक्त। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको इन दोनों का काम है, फर्स्ट और सेकंड का, और सेकंड वाले का तब जब रिटायरमेंट होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो भाई, सबसे पहले तो आप फॉर्मेट पे आ जाओ। जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। वही है ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। एम्प्लॉयर, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, ठीक है। तो
जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एम्प्लॉयर ने इतना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ध्यान देना कौन से फंड में, वो मैं स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ, वीडियो बैक करके देख लो, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको आप लिखो, ये अलग से आप नोट्स में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे, ठीक। उसके बाद आप सैलरी का 12% माइनस कर दोगे। अब ध्यान देना, ये सैलरी बेसिक सैलरी नहीं है। रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करते वक्त, हाउस रेंट अलावेंस कैलकुलेट करते वक्त और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करते वक्त जो सैलरी होगी वो बेसिक सैलरी की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा होगा सैलरी का एक फॉर्मूला होगा। तो रेंट फ्री हाउस में सैलरी का दूसरा फॉर्मूला है, हाउस रेंट अलावेंस और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी का सेम फॉर्मूला है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। अगर रिटायरमेंट पे दिया है तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। डियरनेस पे अगर दिया है तो तुरंत ऐड कर लेना, कमीशन अगर सेल्स पे है तो ही ऐड करना, तो एक सैलरी आ जाएगा, ठीक। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो आउटर कॉलम में लिखना, और इस वाले सैलरी का जो यहाँ पे आया होगा उसका 12% आप लेस कर देना, तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। अभी मैं एक आगे न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आएगा वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में तुरंत उसको पुट कर दोगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक, कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। अब आते हैं, हमने स्टार्टिंग ही में पढ़ लिया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है उसी फंड में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट जो दोनों पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना वही, तो उसको कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन जितने भी है ना आपके बुक में वो सीधे सीधे यही आपको लिख के देगा कि इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ इतना, ठीक। तो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का ही ट्रीटमेंट एक साथ होगा और वो क्वेश्चन में आपको मर्ज करके देगा, आपको अलग नहीं करना होगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इतना, तो जितना भी कंट्रीब्यूट किया गया होगा इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट मिला होगा उसको आउटर कॉलम में लिखोगे, उसमें से 9.5% इंटरेस्ट आप लेस कर दोगे तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, और यहां पे आप लिख दोगे फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, ठीक। फिर लंपसम अमाउंट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे अभी, तो रिटायरमेंट के समय भाई एक इकट्ठा अमाउंट मिलता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जो भी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो जब भी वो रिटायर हुए होंगे या होंगे तो उनको इकट्ठे पैसा मिलेगा, जितना वो फंड में जमा किए हैं, उनके एम्प्लॉयर जमा किए हैं, और जो इंटरेस्ट मिला है तो वो मिलता है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितना भी अमाउंट रिसीव होगा रिटायरमेंट के समय पे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक। एक न्यूमेरिकल करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सको। ये बुक है एचसी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स एक्ट 2024-25 की बुक है, पेज नंबर 124 पे इलस्ट्रेशन 24 प्रोविडेंट फंड। मैं सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड निकाल के बताऊंगा, ठीक। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। पहला कंडीशन, जब प्रोविडेंट फंड जिसपे कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है, तो स्टार्टिंग ही में मैंने वीडियो के बताया था कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है वही है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, ठीक। तो भाई हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते वक्त जब भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात होगी तो हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ देखो, जब ए वाला कैलकुलेट किया गया है तो इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिखाया ही नहीं गया है, ठीक। बी कंडीशन पढ़ो और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वही हम देखने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। An individual is in receipt of salary of rupees 24,000 per month, 15% of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 14%। तो भाई एक इंडिविजुअल को पर मंथ 24,000 रुपए सैलरी मिल रही है। अब ध्यान देना, यहां से इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, ठीक। उसी प्रोविडेंट फंड में, उसी एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 14%। समझ में आ गया। देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 15% और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो है 14%,
और जैसा कि अभी हमने फॉर्मेट में पढ़ा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ से हमको यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है इनकम फ्रॉम सैलरी में, केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से मतलब है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 14% है। और हमने अभी क्या पढ़ा कि सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, और यहाँ तो 14% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिखाया उसके थ्रू करके दिखा रहा हूँ। जब भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात आ गई तो सबसे पहला काम आप करना सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड निकालना। उसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी कितनी है? 24,000 रुपये पर मंथ, तो 24,000 इंटू 12 कर दो, ये हो गया 2,88,000। यहाँ लिख दो। डीए ऑन रिटायरमेंट है क्वेश्चन में? नहीं है, ठीक है। डीपी नहीं है, और कमीशन ऑन सेल्स वो भी नहीं है। तो 2,88,000 जो हो गया वो सैलरी फॉर आरपीएफ हो गया। आप हर क्वेश्चन में निकाल के दिखाओगे जब भी आरपीएफ की बात होगी, ठीक। अब हम नोट्स में अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है भाई? इस वाले सैलरी का, ये जो इस फॉर्मूले से हम ध्यान रखना, बेसिक सैलरी का हम नहीं निकाल रहे हैं, यहां से जो सैलरी आया है उसका निकाल रहे हैं। तो 2,88,000 थी सैलरी फॉर आरपीएफ, उसका 14%, 2,88,000 का 14%, ये हो गया 40,320, 40,320, ठीक। उसमें से हम लेस क्या करते हैं? 12% ऑफ सैलरी, यही वाले सैलरी, बेसिक सैलरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो 2,88,000 का 12% तक एग्जेम्प्ट रहेगा, ये रूल है। 2,88,000 का 12%, ये कितना हो गया? 34,560, यहाँ लिख लो। $40,320 में से माइनस कर लो 34,560, यह आ गया 5,760, और यही हो गया टैक्सेबल आरपीएफ। और कैसे लिखोगे आप? फॉर्म फॉर्मेट में सीख चुके हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी 5,760, समझ में आ गया? अब इसको मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक और है, जैसे कि वो जल्दबाजी में वो मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त भी सिखा सकता था, लेकिन यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो, सीधे सीधे क्या करोगे आप? आरपीएफ लिखे, फिर उसके बाद आप सैलरी फॉर आरपीएफ कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ ऊपर आ गया है तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 2,88,000, ठीक है। उसके बाद सीधे यहाँ पे लिखो टैक्सेबल परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉयर का? लिख लो यहाँ पे, चलो भाई तुम, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर माइनस एग्जेम्प्ट परसेंटेज, ठीक। तो भाई एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का इन परसेंटेज 14%, और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट फॉर्मेट में कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो 14 माइनस 12 कितना हो गया? 2% हो गया, ठीक। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब जो फॉर्मेट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी का उसमें, कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हो, 14 माइनस 12, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, यानी कि 2,88,000। तो 2 इंटू, सॉरी ये परसेंट है, तो भाई 2,88,000 का, और ये 14 माइनस 12 हो गया 2, और ये परसेंट का साइन है, तो 2,88,000 का 2%, ये हो गया 5,760, ऐसे भी वही आ गया, ठीक है। तो भाई अब आपके टीचर जैसे एक्सेप्ट करें ऐसे भी, हालांकि मैंने देखा है कई जगह करते हैं लोग, ठीक है।
देखने जा रहे हैं कि जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे उसी प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट भी तो आता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम ये देखेंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। तो ध्यान देना, पहले तो मैं आपको जो फॉर्मूला अभी पढ़ाया हूँ ये वाला, इसके थ्रू मैं बता दूं, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए बस बता रहा हूं आपको, बाकी इसके बाद एक तरीके से बताऊंगा, आप वैसे ही सॉल्व कर लेना डायरेक्ट इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, उससे टाइम भी बचता है। तो पहले मैं आपको ये फॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूं। तो देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड एट 10% पर एनम इज ₹2000। तो बी वाले में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोला गया था ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात है, हम बी वाला ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ बोला गया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट जो मिला है वो है ₹2000 एट द रेट 10%। और हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% केवल टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब 9.5% तक एग्जेम्प्ट, उससे जितना ज़्यादा मिला है वही टैक्सेबल। दूसरी चीज़, जैसे जब कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ देख रहे थे एम्प्लॉयर का, तो वो केवल एम्प्लॉयर का ही रहेगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सैलरी में नहीं लेते हैं। ठीक, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो दोनों का ही लेते हैं। हालांकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड इतना, आप बस परसेंटेज देख के सॉल्व कर देना, आपको नहीं मतलब किसने कंट्रीब्यूट किया। ठीक, तो देखो भाई, पहले फॉर्मल तरीके से, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और कितना परसेंटेज यहाँ पे किया गया है, 10%। ठीक, कितना मिला है, ₹2000, लिख दो आउटर कॉलम में। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम लेस कर देंगे 9.5% सीधे सीधे। तो 9.5% कैसे आएगा, देखो भाई 10% पे 2000 मिला है ना, तो 2000 को आप डिवाइड कर दो 10 से, इससे क्या होगा, इससे 1% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 10% का वैल्यू है 2000, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 2000/10। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9.5 से। क्यों, क्योंकि हमको 9.5 तक का ही वैल्यू चाहिए, 9.5 तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो देखो भाई 2000 डिवाइड बाई 2000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9.5, ये कितना हो गया, 1900। इसको लिखो आउटर कॉलम में और इसको लेस कर लो, ये कितना आ गया, ये नोट्स में आप अलग से कैलकुलेट करोगे, ये कितना आ गया 100, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 100। तो जो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जो टैक्सेबल होगा वो ये है। देखो यहाँ पे कैसे आप शो करोगे, क्वेश्चन में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। अब जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो इजी भी है और आप आराम से कर लोगे उसको। देखो सीधे सीधे यहाँ लिखोगे अपने इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ठीक, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 10% पर एनम के हिसाब से ₹2000 इंटरेस्ट मिला है, तो 2000 को जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा उसको डिवाइड कर देना उस परसेंटेज से जितने परसेंटेज पे मिला है। जैसे देखो ₹2000 इंटरेस्ट मिला है और 10% पे, तो इससे क्या होगा, इससे 1% की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना इस चीज को, 2000 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो इससे 1% की वैल्यू पता चल गई। अब यहां पढ़ो क्या लिखा है, इन एक्सेस ऑफ, मतलब कि 9.5% से जितना ज्यादा होगा केवल वही टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ क्वेश्चन में बोला होता कि 12% पर एनम पे मिला है, तो हम 12 माइनस 9.5 करते और ये एक्सेस हो जाता है, इसी को इंटू कर देते। लेकिन यहाँ पे 10% पर एनम के हिसाब से मिला है, तो 10 में से आप माइनस करो 9.5, यानी कि 9.5 से कितना परसेंट ज़्यादा है, केवल 0.5%। तो 2000 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.5 कर दोगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो 2000 डिवाइड बाई 10, इससे 1% की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, ये हो गया 100। तो वैसे भी आ गया, तो ये आप सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपको जिससे करना है वैसे कर लेना। तो भाई देखो
इनकम फ्रॉम सैलरी में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जितना काम आना था मैंने बता दिया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ होगा तो ऐसे ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट टू आरपीएफ होगा तो ऐसे ट्रीटमेंट होगा, और जो रिटायरमेंट के समय अमाउंट मिलता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। जैसा कि हमने पढ़ा था केवल दो ही केस सैलरी में काम आने वाले हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आरपीएफ हमने देख लिया, अब हम ये देख लेंगे। देखो भाई, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी में उसका कुछ काम नहीं है। जो भी इंटरेस्ट जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसका कोई भी काम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। फिर लमसम अमाउंट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे आरपीएफ में मिलता था वैसे ही अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी मिलेगा। तो उसमें आप क्या करोगे, इंप्लॉयर्स शेयर एंड इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन ने बोल देगा कि जो एम्प्लॉय हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उनको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इतना अमाउंट मिला है, तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट होगा वही सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। यही जो लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके इस बुक में काम जरूर आनी है और एग्जाम में भी आएगी, वो देख लो। जैसे ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट का, वही है, एग्जाम में ये कंबाइन होके ही आता है सैलरी के साथ, ठीक है। तो जैसे बोल दिया कि मिस्टर सीताराम जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं सर्विस से, ठीक है, और उनको रिटायरमेंट के समय पे यहाँ बताया गया है कि 4 लाख रुपीस मिला है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, जिसके कि वो मेंबर थे। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है तो जो एम्प्लॉयर का शेयर रहेगा और इंटरेस्ट रहेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक। तो अब यहाँ आप देख रहे हो ये बताया ही नहीं गया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो इसका हाफ वैल्यू होगा वो टैक्सेबल कर दोगे। कहने का मतलब आप मानोगे कि हाफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था इंटरेस्ट मिला के और हाफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था इंटरेस्ट मिला के, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हमने ट्रीटमेंट देख लिया आरपीएफ में और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ठीक। और वही काम भी आना है इनकम फ्रॉम सैलरी में। जब भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इतना है, सीधे सीधे इग्नोर कर देना, उसका कोई भी ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं करना है। ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी में नो ट्रीटमेंट, ठीक। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूं कि जो आगे डिडक्शन चैप्टर आएंगे तो आरपीएफ का काम और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का काम 80C में आएगा और यूपीएफ डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब कहीं काम नहीं आएगा, ठीक। तो भाई सैलरी में आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये तीनों एकदम रट लेने हैं, ये दोनों इनकम फ्रॉम सैलरी में काम आना है और ये वाला रिटायरमेंट में काम आना है, ठीक है। और वैसे ही अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी में क्या है, तो कुछ नहीं याद करना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को तो एकदम इग्नोर कर देना इनकम फ्रॉम सैलरी में, बस रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयर का शेयर और इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो याद करना यार बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि देखो भाई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का सैलरी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट से मतलब है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का केवल और केवल जो रिटायरमेंट के समय पे अमाउंट मिल रहा है हमको उससे मतलब रखना है, ठीक।